नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। मेरा नाम है राहुल व्यास और दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने जो है दोनों प्रकार के जो है नदी तंत्रों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हिमालयी नदियां जो है अपने प्रवाहित हो रही हैं हमारे भारत में, और वहीं जो हमने प्रायद्वीपीय नदियों को जो है अलग अलग श्रेणियों में देखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अभी जब हम बात करें दोस्तों कि एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2020 का आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पेशली आपको सारी जो है टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अभी जो है हम चल रहे हैं एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग, इसलिए जो आज का टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। और आज का ये जो टॉपिक है ये है भारत की जलवायु। ठीक है, हम जानने वाले हैं कि भारत की जलवायु जो है किस प्रकार से उसका जो है वर्गीकरण है, किस प्रकार से जो है हमारे भारत की जलवायु कार्य कर रही है। ठीक है, तो हम काफी कुछ जानेंगे दोस्तों यहाँ पर, परंतु मैं फिर एक बार फिर आपसे बोलूंगा दोस्तों यहाँ पर कि हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली जो हमारी क्लासेस है वो भी आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी। इसलिए आप पहले एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिए, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जो टॉपिक है आज का जलवायु के बारे में हम जब जाने, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखता है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी समझने के लिए आपको काफी आवश्यकता होती है थोड़े से पेशेंस की। उसके बाद जो है हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ लेंगे तो वहां पर आपको यहाँ पर समझने में ये टॉपिक आसानी होती है। परंतु यहाँ पर जब हम डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी सहायता चाहूंगा कि आप जो है मेरे साथ बने रहने का प्रयास करें, समझने के जो है अपनी इच्छा शक्ति को यहाँ पर बनाए रखें। ठीक है, तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझने के लिए भी काफी जो है इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत भी आ सकती है, फिर मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन आवश्यक होता है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन जो है समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हम जलवायु को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, थोड़ी सी धुंधली है। फिलहाल आप जो है यहाँ पर ये समझिए कि मैं आखिर बताना क्या चाहता हूँ। जलवायु को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे भारत के मानसून की क्या स्थिति है, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर मानसून की जो है उत्पत्ति होती है और मानसून किस प्रकार से हमारे यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो मानसून के लिए एक हमारा अलग से सेशन होगा, उसमें हम वाकई में सब डीप में जो है समझेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझिए, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा ये हमारे भारत का दक्षिणी जो प्रायद्वीप है भारत, उसका ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये कुछ एरो के निशान दिख रहे हैं, ये क्या है। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उच्च दाब का क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर का जोन। यहाँ पर एक चीज लिखी है निम्न दाब का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर। ठीक है, अब एक चीज ये होती है दोस्तों कि जब कभी भी जो हवाएं होती हैं वो इसी नियम के अकॉर्डिंग जो है गति करती हैं, यानी कि जो हवाएं होती हैं पवनें होती हैं वो क्या करती हैं कि उच्च दाब जो होता है और निम्न दाब के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है गमन करती हैं। ठीक है, तो ये पवनों का गुण होता है। अब पवन क्या करती हैं दोस्तों, जहां पर भी निम्न प्रेशर होता है, लो प्रेशर, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि हाई प्रेशर से जो है पवने निम्न प्रेशर को जो है लो प्रेशर को भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं आपको भारत की मानसून की कंडीशन समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जो गर्मी का महीना होता है भारत में, तो यहां पर क्या होता है कि सूर्य का जो ताप होता है वो काफी अधिक होता है इस एरिया में। और चूंकि हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री के नॉर्थ में और कर्क रेखा के बीच में यहाँ पर जो है गुजरने से भारत के यहाँ पर जो है क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो है सूर्य की किरणें जो है वो सीधी रेखा में पड़ती हैं और इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि कम दबाव का जो क्षेत्र है वो निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी के महीने में हमारे भारत की जो स्थिति है यानी कि धरातल पर यहाँ पर निम्न दाब का जो है प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जोन बन जाता है लो प्रेशर का। फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि भारत के बाहर यानी कि हम कहें कि जो समुद्र का एरिया होता है यहां पर क्या होता है कि हाई प्रेशर का जोन निर्मित होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो धरातल होते हैं दोस्तों वो गर्मी में जल्दी जो है गर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से जो स्थान होता है वो गर्म हो जाता है। जबकि जो ये जल का जो गुण होता है वो क्या होता है कि वो काफी देर में गर्म होते हैं, इसलिए जो समुद्र होते हैं उनका जो तापमान है वो काफी दिनों में या हम कहें कि महीनों के बाद जो है वो गर्म होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर
दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी हवाएं हैं वो इस ओर से यहाँ पर भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आपने ये सुनी होगी दोस्तों कि हमारे यहाँ पर जो मानसून की वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं की वजह से ही होती है। तो यहाँ पर मैं यही समझाना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या। ठीक है, तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर जो है हवाएं गमन करती हैं तो वो अपने साथ जो है मानसूनी हवाओं को जो है भारत की ओर इस प्रकार से जो है लाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से इस ओर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में भारत में ये जो है मानसूनी पवनें जो है भारत में प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ पर क्या करती है, इस लो प्रेशर को भरने का प्रयास करती है और इसी दौरान जो है हमारे यहाँ पर भारत में वर्षा होती है। जैसा कि अभी मानसून का सीजन आने वाला है तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मानसून की अच्छी सी स्थिति इस डायग्राम में समझ में आ जाएगी दोस्तों कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून लो प्रेशर को भरने के लिए हमारे यहाँ पर इस प्रकार से इंटर करता है तो यहाँ पर लिखिए 1 तारीख जो है 1 जून को यहाँ पर केरल के सबसे पहले जो है पश्चिमी इलाके में जो है वो मानसून प्रवेश करता है और इस प्रकार से ये जो रेड लाइन दिख रही है दोस्तों सभी आपको यहाँ पर, इस प्रकार से ये जो है 1 जून को इस पूरे एरिया में जो है मानसून पहुंच जाता है। फिर आगे यहाँ पर दिखेगा 5 जून को ऊपर इस प्रकार से पूरे एरिया में जो है ये मानसून प्रवेश कर जाता है। फिर आगे यहाँ पर आपको 10 जून दिखेगा। ठीक है, तो ये सभी जो है मानसून की तारीखें हैं जो हमारे जो है वैज्ञानिक होते हैं वो कंप्यूटर की सहायता से पहले ही जो है ये गणना कर लेते हैं कि जो मानसून है वो किस प्रकार से हमारे भारत में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से ये मानसून की सारी जो है कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी कि जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं कम दबाव के वाले क्षेत्र को भरने के लिए और इसी के कारण हमारे यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी जो है मानसूनी हवाएं भारत में आती हैं और दक्षिण पश्चिमी जो मानसून की शाखा है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये मानसून की थोड़ी सी कंडीशन है। अब हम चलते हैं दोस्तों जलवायु को समझने के लिए। ठीक है, तो भारत की जलवायु को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहले मैं आपको बेसिक्स जो है जानकारी दे देता हूँ यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। किसी क्षेत्र विशेष के लंबी अवधि के दौरान मौसमी जो है मौसम संबंधी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। यानी कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जलवायु आखिर हम किसे बोलेंगे, जलवायु की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो जलवायु आखिर होती क्या है, किसी क्षेत्र विशेष यानी कि पर्टिकुलर कोई एरिया हो जाता है दोस्तों, वहां पर कोई भी स्थान आप ले सकते हैं। वहां पर क्या होती है, लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के दौरान जो है जो मौसम संबंधी जो दशाएं होती हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, जलवायु कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 चीजें आपको इंटरेक्ट करेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो गर्मी का सीजन होता है या फिर शीत ऋतु जो होती है सर्दी का मौसम, इसे क्या हम जलवायु बोलेंगे, नहीं, उसे हम मौसम बोलते हैं। जबकि यहाँ पर जो जलवायु है हम क्या बोलेंगे कि वो एक लंबे टाइम पीरियड तक हमारे यहाँ पर बना रहे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो भारत की जो जलवायु होगी, अगर मान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है हमारे भारत की अभी वर्तमान में है, ठीक है, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या होती है कि वो एक लंबे टाइम पीरियड तक इसी जो है नियम को फॉलो करती है। यानी कि जो है जो उष्णकटिबंधीय है यानी कि गर्म जो है यहाँ पर जो है जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, हम जलवायु किसे बोलेंगे, किसी भी विशेष स्थान में अगर मौसम संबंधी जो दशाएं हैं वो एक ही समान रूप से लंबे टाइम पीरियड तक जो है बनी रहती तो उसे ही हम जो है क्या बोलेंगे, जलवायु कहेंगे। भारत की जलवायु जो है विविधतापूर्ण है। तो यहाँ पर जो है भारत की हम जलवायु की बात करें तो वो काफी वेरिएशंस में आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप की जो है आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे, आगे भी देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरी ऋतु में तापमान व वर्षा की मात्रा में काफी अंतर है। ठीक है, तो जब देखेंगे आप दोस्तों कि अगर आप किसी भी भारत के एक भूभाग से दूसरे भूभाग में जाएंगे तो वहां पर जो है तापमान में वेरिएशन आता है, वर्षा की मात्रा में जो है काफी डिफरेंसेस आता है। तो ये सभी जो है क्या करते हैं, भारत की जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं कि आप गर्मी के सीजन में ही जो है एक तो है राजस्थान जा सकते हैं और वहीं जो है आप हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के इलाके में जाएंगे तो वहां पर आपको जो है काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, तापमान में काफी वेरिएशंस होगा। और वहीं जो है आप जैसे कि वर्षा के मौसम में आप देखेंगे कि हमारा जो पश्चिमी भारत का इलाका है वो तो काफी जो है सूखा महसूस होता है, जबकि बिहार या फिर हम कहें कि मासीराम जो मेघालय है वहां पर जो है काफी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है डिफरेंसेस जो है विविधतापूर्ण जो है भारत की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। अत्यधिक प्रादेशिक भिन्नता
भारत की जलवायु की विशेषताएं, यानी कि यहाँ पर प्रदेश प्रदेश में अलग अलग विशेषता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सभी जो है प्रदेश जो है हमारे स्टेट, उनमें भी भौगोलिक रूप से इनमें विषमता देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसी जलवायु विश्व में कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु दोस्तों यहाँ पर विविधतापूर्ण है, इसलिए यहाँ पर जो भारत की जलवायु है वो विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर काफी डिफरेंट प्रकार की आपको जलवायु का मिक्सचर भी देखने को मिलेगा। भारत की जलवायु पर विषुवत रेखा की निकटता, कर्क रेखा के मध्य से निकलने, कुछ भागों के समुद्र तल से काफी ऊंचे उठे होने तथा समुद्र से तीन ओर से देश के घिरे होने का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज तो यहाँ पर है कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, इस पर आपने देखा कि डिफरेंट टाइप की जो है आपको यहाँ पर विशेषता मिलेगी, परंतु यहाँ पर क्या होता है, इन सब पर कुछ प्रभावों का इफेक्ट होता है, जैसे कि जो विषुवत रेखा की निकटता है, यानी कि जो मैंने आपको ग्लोब में फर्स्ट क्लास में ही दिखाया था दोस्तों कि जो भारत की हमने काल्पनिक रेखा मान रखी है, जो 0 डिग्री है, उससे नॉर्थ में हमारा जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 से लगाकर 37.6। ठीक है, तो इसी के कारण जो है यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसका क्या है इफेक्ट जो है वो हमारे भारत की जलवायु पर पड़ता है। इसके अलावा जो है कुछ भागों के समुद्र तल से काफी ऊंचे उठे होने और समुद्र से तीन ओर से देश के घिरे होने। तो क्या होता है दोस्तों कि जो समुद्र की जलवायु होती है, यानी कि हम कहें कि जो समुद्र का टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जो स्थल भाग होता है उससे लगा हुआ, उस पर भी जो है उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है मैं आपको जो समझा रहा हूं, ये थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर आपको क्लियर होंगे तभी जो है यहाँ पर आपको चीजें जो है क्लियर होगी। अगर आपको थोड़ी सी चीज जो है समझ में आ रही हो दोस्तों, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े दोस्तों कि असम में भारी वर्षा होती है तथा यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है। तो असम में ज्यादातर जो है वर्षा का जो सेंटीमीटर है, ज्यादातर वर्षा होती है वहां पर लगभग 900 से लगाकर 1000 के सेंटीमीटर के आसपास, और यहाँ की जो जलवायु है असम की वो आर्द्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सी जलवायु है, तो नमी वाली जो है जलवायु यहाँ पर मिलेगी। राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो वो शुष्क है। यानी कि एक चीज तो यहाँ पर दो चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि जो जलवायु होती है, अगर मैं बोलूं कि आर्द्र जलवायु है, तो आर्द्र जलवायु का मतलब क्या हो जाएगी कि उस जलवायु में जो है आपको नमी की मात्रा जो है मिलेगी। वहीं जब आप शुष्क जलवायु की बात करेंगे तो शुष्क जलवायु का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी जो जलवायु है उसमें जो है नमी नहीं है, यानी कि वो जलवायु जो है सूखी अवस्था में है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे चलें दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलों में जहां ग्रीष्म काल में दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं शीत ऋतु में आप जो है जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो द्रास और कारगिल के जो इलाके हैं इसमें तापमान जो है टेम्परेचर वो 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, यानी कि -40 डिग्री जो है यहाँ पर सेल्सियस का जो तापमान है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने वैसे भी एग्जाम्पल दिया है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह जहां मेघालय मासिनराम जो चेरापूंजी का इलाका है वह असम में 900 से 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहीं उसी अवधि में राजस्थान के जैसलमेर आदि क्षेत्रों में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आप जो है इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमारी भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय, उसमें भी आपको जो है विविधता जो है देखने को मिलेगी। हमारे जो भौगोलिक रूप से जो है विविधता जो प्रदेश है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है काफी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम जो है आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जलवायु को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब ये हम देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर एग्जाम में अगर ये आता है दोस्तों कि जलवायु किसे कहते हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है लिखिए, तो वहां पर इनका जो है आपको इसी प्रकार से वर्णन करना आवश्यक है। फर्स्ट प्रकार है दोस्तों कि कौन सा कारक जो है जलवायु को प्रभावित करता है, तो अक्षांश जो है ये प्रभावित करता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण क्षेत्र का तापमान जो है सापेक्षतया अधिक रहता है। मैदानी क्षेत्र भी 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के अंतर्गत ही स्थित है। अब यहाँ पर दोस्तों समझिएगा कि जो कर्क रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी की, ग्लोब की, वो क्या होती है दोस्तों हमारे भारत के नॉर्थ और साउथ के मध्य इलाके से जो है होकर गुजरती हैं। और क्या होता है कि वहां पर कर्क रेखा का यानी अक्षांशीय विस्तार का इस पर इफेक्ट किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि सूर्य की जो गति होती है वो इस प्रकार से होती है कि वो कुछ माह तो जो कर्क रेखा होती है उस पर जो है सीधे डायरेक्ट जो है अपनी किरणें डालता है। ठीक है, जब वो उत्तरायण की स्थिति में होता है यानी कि उत्तर की दिशा में होता है ग्लोब के,
तो वो क्या करता है कि जो कर्क रेखा होती है उसके समानांतर जो है उस पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में पड़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उस कर्क रेखा पर स्थित जितने भी स्थलखंड है उसका जो तापमान है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसलिए वहां का जो तापमान है, टेम्परेचर है, अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां की जो जलवायु है वो भी जो है प्रभावित होती है। और जो मैदानी भाग की हमने बात की है, भारत का जो विशाल मैदान है वो भी लगभग इन्हीं अक्षांशों के बीच में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अक्षांशी जो है विस्तार आपको देखना आना चाहिए दोस्तों। ग्लोब जब हम देखते हैं तो वहां पर आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सारी भूगोल जो है समझ में आती है। सेकंड दोस्तों कारक देखें हम, जब जलवायु को प्रभावित करने वाला वो है समुद्र से निकटता। सामान्यतः जो प्रदेश अथवा क्षेत्र समुद्र के समीप होते हैं वहां की जलवायु प्रायः एक समान होती है। इसलिए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के प्रदेशों के तापमान में विभिन्नताएं जो है द्रष्टव्य होती हैं। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों कि आखिर समुद्र से निकटता की वजह से भारत की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि जो भारत का दक्षिण भारत का इलाका है वो दो, जैसे कि एक तो अरब सागर हो गया और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी। तो ये विशाल जो है भूभाग जो है जल के, उनकी वजह से यहाँ पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि जो समुद्र की जो जलधारा होती है या फिर जो गर्म जलधारा होती है, जो उसका जो जल होता है वो गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों की वजह से, या फिर हम कहें कि जो जल होता है, जल वाष्प होती है, उसमें भी जो है उसका जो टेम्परेचर वो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो समुद्र के किनारे जो है स्थित शहर होते हैं वहां पर जो है गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है, इसी की वजह से। क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वो जब गर्म होता है तो वो अपने आसपास के जो इलाके होते हैं उसको भी जो है वो प्रभावित करते हैं और अपने ही प्रकृति के जो है उसको बना देते हैं, यानी कि गर्म प्रकृति जो है वहां के इलाके की वो कर देते हैं। जस्ट लाइक आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुंबई का टापू है वो बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ है, तो वहां पर जब देखेंगे कि जो समुद्र का जब जल जो है वो गर्म होता है तो उसकी वजह से जो है महाराष्ट्र का जो मुंबई एरिया है, मुंबई जो है हम कहें कि महानगर है, वो भी जो है वहां पर जो है उसकी वजह से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार जब हम देखें कि जो दक्षिण भारत का इलाका है वो समुद्र से भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम कारक देखें कि भारत को प्रभावित जो है जलवायु प्रभावित करने वाली जो कौन सा कारक है, तो मानसूनी पवनें। ठीक है, मानसूनी पवनें जो है ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो मैंने आपको जो मैप में दिखाई दोस्तों, मानसूनी पवनें वो दक्षिण पश्चिम दिशा से हमारे भारत में प्रवेश करती हैं लो प्रेशर को भरने के लिए। वह शीतकाल में इनके बहने की दिशा जो है उत्तर पूर्व में हो जाती है। यानी कि क्या होता है दोस्तों, जो गर्म हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, अभी जो सीजन चल रहा है इसमें तो क्या होती है कि जो मानसूनी पवनें होती हैं वो हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से जो प्रवेश करती हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का जोन होता है। वहीं जब आप जो है शीत ऋतु की बात करेंगे हमारे भारत के कंडीशन में, तो जो शीत ऋतु के समय जो है हमारे ये जो स्थलखंड भाग होता है वो ठंडा हो जाता है और जो समुद्र का जल होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है शीत ऋतु की कंडीशन में। तो जो क्या होती है हवाएं जो होती है मानसूनी पवनें, वो भारत के उत्तर पूर्व की जो दिशा में चली गई जो मानसूनी पवनें होती हैं वो वापस जो है शीत ऋतु में अपने इसी मार्ग पर जो है लौटती है और उत्तर पूर्व से जो है वापस मानसूनी पवनें भारत के स्थलखंड जो भूभाग से गुजरती हैं। तो इस प्रकार से जो जब ये मानसूनी पवनें भारत के स्थलखंड भूभाग से जो है गुजरती हैं तो ये जो है हमारे पूरे एरिया को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये मानसूनी पवनें वर्षा की मात्रा, आर्द्रता और टेम्परेचर को प्रभावित करती है। अब यहां पर दोस्तों समझिए कि जो मानसूनी पवनें होती हैं, जैसे कि अगर जो मानसूनी पवनें जो चल रही है वो अगर ठंडी है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्षा की मात्रा होगी वो भी ज्यादा होगी, उसमें जो नमी की मात्रा होगी उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे आर्द्रता जो है हमारे भारत की है उसमें जो है प्रभावित करेगी, और जो टेम्परेचर होगा भारत का वो भी जो है प्रभावित होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं नॉर्मली कि अगर मान लीजिए कि अभी जो गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और जो ठंडी मानसूनी पवनें हैं वो हमारे भारत में आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक तो वर्षा होती है, दूसरा जो हमारे यहाँ पर वो अगर मान लीजिए कि वर्षा भी न कराए परंतु अगर वो हमारे यहाँ की जो गर्म पवनें हैं उनको प्रभावित करती हैं, टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं, तो जो टेम्परेचर कम होगा तो आपको जो है गर्मी से थोड़ी कम जो है राहत मिलती है। तो इस एग्जाम्पल से भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो मानसूनी पवनें होती है वो जब भी किसी स्थल भूभाग से हमारे भारत के स्थान से गुजरती हैं तो वो उसी स्थल भूभाग के जो है जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, मानसून आने का जो समय व तीव्रता, उष्णी विषमता,
अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण और जेट स्ट्रीम पर निर्भर करता है। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज समझिए कि मानसून आने का जो समय और तीव्रता, ठीक है, यानी कि मानसून का इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर जो हमारे भारत में आने वाला जो मानसून है, अभी जून से जुलाई के समय आने वाला जो मानसून होता है हमारे भारत में, वो क्या होता है दोस्तों कि इसको जो है इफेक्ट डालने वाली जो है तीव्रता, यानी कि ये कब आएगा, या कभी कभी होता है, आपने सुना होगा, जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है वो जो है आंकड़े जारी करता है या फिर अपनी जो है रिपोर्ट पेश भी करता है कि अलर्ट भी जारी करता है कि जो मानसून है वो या तो जल्दी आ जाएगा या फिर कभी लेट आता है या फिर ज्यादा तेजी से आ रहा है या फिर कम तेजी से आ रहा है। तो ये सभी जो है मानसूनी जो विभाग है हमारा भारत का मौसम विज्ञान विभाग, वो जो है जारी करता है। तो वो इसी आधार पर करता है दोस्तों कि वहां पर क्या होता है कि जो हमारा भारतीय मानसून है वो कब आएगा या फिर कभी कभी वो किस प्रकार से लेट भी हो जाता, तो उस पर जो है इसके आने की और इसकी तीव्रता पर जो है प्रभावित करने के लिए ये तीन जो है कंडीशन जिम्मेदार है। अब इन तीनों कंडीशंस को हम समझेंगे यहाँ पर कि उष्णी विषमता की वजह से जो है किस प्रकार से हमारे भारतीय मानसून जो है वो प्रभावित होता है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों कि जो भारत का मानसून है, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि जब भारत में मानसून प्रवेश करने वाला होता है 1 जून के समथिंग, केरल में मैंने जो आपको कंडीशन बताई है मैप के माध्यम से, उसमें क्या होता है कि अगर उससे पहले पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है हमारे यहाँ पर वर्षा हो जाती है या फिर चक्रवात के आने की वजह से वर्षा हो जाती है, तो हमारा जो लो प्रेशर का जोन होता है भारत में बना हुआ, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से क्या होती है कि जो मानसूनी पवनें आ रही होती हैं उनका क्या हो जाता है, अब वो जो नियम है लो प्रेशर को भरने वाला जो नियम है वो क्या हो जाता है, फिर वो कम या हम कहें कि कमजोर पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जिस समय भी जो मानसून का टाइम पीरियड होता है, अगर उससे पहले हमारे यहाँ पर एरिया में वर्षा हो जाती है तो फिर वहां पर जो आने वाले जो समय में मानसून जो होता है वो कम वर्षा करवाता है। ठीक है, तो ये उष्णी विषमता का प्रभाव जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मानसून के ऊपर इफेक्ट ये डालता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड जो है कंडीशन आप देखेंगे दोस्तों, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण। अब ये क्या है, यहां पर ये समझना आवश्यक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ITGZ। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको मैप के माध्यम से इसको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। ये आपको मैप एक दिख रहा होगा, इसमें दिखेगा आपको 0 डिग्री का एरिया। ठीक है, ये रहा 0 डिग्री का एरिया और ये पूरा जो है यहां से लगाकर 10 डिग्री तक जो है फैला हुआ है नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो 0 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक जो ये फैला पूरा भाग होता है दोस्तों अर्थ का, उस पर जो है ये पूरा जो है ITGZ का हिस्सा होता है। यानी कि इसको पूरे फुल फॉर्म में हमने बोला इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, शॉर्ट में इसे बोला जाता है ITGZ। ठीक है, तो भारत के मानसून को प्रभावित करने में इस ITGZ का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो अब इस ITGZ को क्या है दोस्तों हमको समझना होगा। ये क्या होता है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सूर्य जो होता है वो एक कंडीशन में होता है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो वो क्या करता है, इस प्रकार से उत्तर की ओर जाता है, तो कर्क रेखा पर यहाँ पर जो है पूरे इस एरिया में जो है सीधी किरणें की वजह से क्या होता है, ये इलाका गर्म हो जाता है। वहीं जब सूर्य जो है 0 डिग्री पे होता है तो वहां पर क्या करता है, वो सूर्य जब यहाँ पर सीधी रेखा में जो है प्रकाश डालता है, तो इस पूरे टाइम पीरियड में जब सूर्य यहाँ पर सीधी रेखा में प्रकाश डालता है तो इस पूरे इलाके में क्या हो जाता है दोस्तों कि कम दबाव का क्षेत्र हो जाता है। अब कम दबाव का क्षेत्र कैसे हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर कि जब सूर्य निरंतर जो है अपने प्रकाश के माध्यम से जो स्थलखंड होते हैं उनको जो गर्म करते हैं, तो जो गर्म स्थान की वजह से क्या होती है, वायु जो होती है यानी कि हवा जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब हवाएं जो है गर्म हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, अपने स्थान को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। यानी कि हवाएं जो धरातल पर बह रही होती हैं, तापमान के ज्यादा गर्म होने की वजह से जो है वो हवाएं ऊपर की ओर गति करने लग जाती हैं वो, और धरातल के ऊपरी हिस्से से वो दूसरी ओर जो है गमन करने लग जाती है। जहां पर भी हाई प्रेशर होगा वहां पर जो है वो गमन करने लग जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये हवाओं के चलने की डायरेक्शंस होती हैं। यहाँ पर फिर भी आप नॉर्मली समझिएगा दोस्तों, ज्यादा लोड ना लीजिएगा, मैं जितना बता रहा हूं उसको आप समझिए कि आखिर इंटरट्रॉपिकल जोन जो है ये 0 से लगाकर 10 डिग्री चैनल का ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिसमें यहां पर जो है क्या होता है, लो प्रेशर जो है क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वो जो है गमन करती रहती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हवाओं की चलना की जो है कंडीशंस होती हैं, इसे हमने बोला है ITGZ। तो ये हो गई
वर्ल्ड की कंडीशन। अब आते हैं दोस्तों हमारे भारत की कंडीशन में कि आखिर जो ITCZ है उसकी वजह से भारतीय मानसून किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो ये जो है ITCZ आपको दिखेगी ब्लू लाइन में, ये जनवरी के समय जो है ITCZ जो है चलती है, ठीक है। तो ये सारी जो पवनें होती हैं दोस्तों 0 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री चैनल तक, तो ये क्या करती हैं जनवरी में जो ITCZ का जो हिस्सा होता है, यानी कि इस पूरे एरिया में ये इस प्रकार से निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है ये इस एरिया में जो है बनता है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब जुलाई का महीना आता है दोस्तों भारत में, तो ITCZ का जो हिस्सा है यानी कि जो ITCZ ये पूरा एरिया होता है, ये जो है क्या करता है, ये पूरी जो वायुदाब पेटी है, निम्न वायुदाब पेटी, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर जो है खिसक जाती है। और यहां पर आप जो पूरा ये रेड लाइन का एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो इस प्रकार से ITCZ जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर जो है सरक जाती है और हमारे भारत के हिस्से पर यहां पर ये आ जाती हैं। तो इस ITCZ की वजह से जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है हमारे भारत की ओर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों चीज आपको समझ में आ गई कि जो ITCZ है वो एक तो निम्न वायुदाब की पेटी है, और जनवरी के समय जो है ये ITCZ नीचे की ओर होती है अर्थ में, वो हमारे यहाँ पर क्या होती हैं जुलाई के महीने में भारत की जो है स्थिति पर आ जाती है। और इस वजह से क्या होता है कि भारत में जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर का जोन। तो अब जब यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है तो क्या होता है दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, यानी कि यहाँ से जो है मानसून आता है दोस्तों इस प्रकार से, तो जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ पर आता है, तो ये क्या होता है कि जो हाई प्रेशर से हवाएं जो है लो प्रेशर को भरने के लिए भारत की ओर आकर्षित होने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये ITCZ हमारे यहाँ पर मानसून को बनाने में बढ़ाने में जो है सहायक होता है, मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए ITCZ हमारे भारत के मानसून को प्रभावित करने में काफी इफेक्टफुल है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है प्रभावित करने वाला जो है मानसून को आने की समय और तीव्रता को निर्धारित करने में एक और है कारक जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम को भी समझना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा लैंग्वेज में तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। जेट वायुधारा यानी कि जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर थ्योरी समझ लिया दोस्तों कि ये एक संक्रीय पेटी पट्टी में स्थित शुभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई लगभग 12,000 मीटर वाली जो है पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो अर्थ में धरातल के ऊपर पवनें बहती हैं उसकी वजह से तो मानसून जो है प्रभावित होता ही है, और हाई प्रेशर से जो पवनें होती हैं वो लो प्रेशर की ओर गमन करती हैं। परंतु एक और जो है हमारे भारत की मानसून को प्रभावित करने में जो कारक है वो है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, एक संक्रीय पट्टी है जो कहां पर मिलेगी आपको, शोभ मंडल। अब शोभ मंडल क्या है दोस्तों, जो हमारे अर्थ का वायुमंडल है उसमें आपको एक परत मिलेगी शोभ मंडल, ठीक है। तो जो शोभ मंडल है इस परत के ऊपर आपको एक और जो है परत मिलेगी, उसको बोलेंगे हम शोभ मंडल स्तर की जो है परत, जिसमें आपको मिलेगी जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जी जो जेट पवनें होती हैं दोस्तों ये क्या करती हैं, काफी स्पीड में जो है इस एरिया में बहती हैं वायुमंडल के हिस्से में। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसकी दो धाराएं होती हैं, जेट वायु धारा। इस प्रकार से पूरे ग्लोब में वातावरण जो है हमारा यानी कि जो वायुमंडल है उसमें जो है इस प्रकार से शोभ मंडल में रहती हैं, और ये इस प्रकार से पूरी जो है शोभ मंडल में फैली रहती है जेट स्ट्रीम। परंतु अब यहां पर ये समझने वाली आवश्यकता है दोस्तों कि आखिर जेट स्ट्रीम की वजह से हमारा भारतीय मानसून किस प्रकार से इफेक्ट है, जबकि ये तो हमारे धरातल से काफी ऊंचाई पर जो वायुमंडल है शोभ मंडल की परत उसके भी ऊपर जो है स्थित है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर किलोमीटर का अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं उससे भी ऊपर की जो पट्टी है उसमें जो है यहाँ पर जेट वायु धारा जो है स्थित है, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है कि इसी जेट वायु जो धारा है स्ट्रीम जो है ये काफी स्पीड से जो है पवनें चलती हैं, 110 से लगाकर 184 किलोमीटर की स्पीड से ये जो है गति करती हैं। अब यहां पर ये क्या होती है दोस्तों कि मॉनसून को इफेक्ट इस प्रकार से डालती हैं कि अगर जैसे कि क्या होती है कि यहां पर जो जेट वायु पवनें होती हैं ये क्या करती हैं, जो मॉनसून की पवनें होती है उनको जो है हमारे यहाँ पर जो एरिया है उसकी ओर जो है प्रभावित करती है, उसको जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर जो है बारिश की जो कंडीशन है, मानसून की कंडीशन, वो भी जो है इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि जो जेट स्ट्रीम होती है वो क्या करती हैं कि जो मानसूनी पवनें आ रही हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उनको और जल्दी जो है यहाँ पर खींचने के लिए कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा आप ध्यान नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी का थोड़े जो है
शॉर्ट कंसेप्ट जो है मैं आपको समझा रहा हूं। अगर फिर भी आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही हो, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो है इसको पढ़ता है तो उसके तो ऊपर से जाती है माइंड से। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो है भारतीय जलवायु प्रभावित कर रही है, अगर यहाँ पर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से डीप में जो है कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको मेरे द्वारा बताई जा रही जो जानकारी है वो समझ में आ रही है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे थ्योरी के ऊपर कि एक और जो कारक जो है नेक्स्ट जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक वो है उच्चावच। उच्चावच क्या होते हैं दोस्तों? जो स्थलखंड के उच्चावच जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी जो है पृथ्वी के उच्चावच होते हैं, जो उठे हुए भाग होते हैं, ठीक है। तो उच्चावच क्या करते हैं? जैसे कि हिमालय है, पश्चिमी घाट है भारत में, फिर पूर्वांचल की जो पहाड़ियां और तापमान और वर्षा की मात्रा को जो है ये सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई की वजह से दोस्तों जो है मानसून या फिर हम कहें कि जो वर्षा होती है उनमें भी जो है प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे जो है नेक्स्ट देखें दोस्तों कि मिट्टी की प्रकृति। तो मिट्टी की प्रकृति जो है विभिन्न प्रकार की मिट्टियां तापमान को भिन्न भिन्न दरों से अवशोषित करती हैं और राजस्थान की रेतीली मिट्टी की बजाय निम्न गंगा बेसिन क्षेत्र की जो काप मिट्टी है तापमान को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो राजस्थान की जो रेतीली मिट्टी है उसकी जो है क्या होती है, वो डायरेक्टली जो है तापमान यानी कि टेम्परेचर को, जो सूर्य की किरणें हैं उनको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होती है कि जो बेसिन की मैदान की मिट्टी है, काप मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नमी होती है, तो वो क्या करती है कि जो टेम्परेचर होता है सूर्य की किरणें की वाली जो होती है कंडीशन, उनको जो है क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है। इसलिए वहां जो है वो इलाका जो है उसमें टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। इस प्रकार से जो है ये जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि भारत की जो जलवायु है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। ये प्री एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पर है दोस्तों कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि अरब जो है नाविक अरब सागर में वर्ष के 6 माह उत्तर पूर्व दिशा से तथा शेष 6 माह दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं के लिए किया करते थे। तो यहां पर क्या है दोस्तों कि जो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरब भाषा के शब्द से हुई है। और इसके लिए ये तथ्य मतलब कहा जाता है, ये सुना जाता है कि जो अरब जो नाविक होते थे वो क्या करते थे, अरब सागर में 6 महीने की जो उत्तर पूर्व से दिशा वाली जो मानसूनी पवनें हैं और 6 महीने की जो दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली जो चलने वाली पवनें हैं उनको जो है इसके लिए ये मानसून शब्द का प्रयोग करते थे। ये हवाएं जो है भारत और पूर्वी अफ्रीका के बीच चला करती थी। वस्तुतः अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की पवनों द्वारा भारत की जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। सामान्य रूप से ये मानसून जो हवाएं हैं धरातल की समवहनी क्रम की हैं, यानी कि जो धरातल के ऊपर ही जो है ये मानसून हवाएं जो है बहती रहती हैं, जिनका आविर्भाव जो है स्थल और जल के विरोधी स्वभाव के कारण तथा तापीय विभिन्नता के कारण होता है। यानी कि जो जल का स्वभाव होता है वो काफी देर से ठंडा होता है, जबकि जो स्थल भाग होते हैं वो काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो इन दोनों के विरोधी स्वभाव के कारण जो है यहाँ पे तापमान में वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। वे भाग जहां पर मानसून हवाओं का आधिक्य होता है मानसूनी जलवायु प्रदेश कहे जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मानसूनी जलवायु प्रदेश आखिर किन्हें कहा जाता है, तो वे भाग जहां मानसून हवाओं का आधिक्य होता है उन्हें हम मानसूनी जलवायु प्रदेश कहते हैं। आगे चले दोस्तों, अब भारत के जलवायु क्षेत्र का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है कि अब आप सिलेबस में देखेंगे तो 2020 के सिलेबस में स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जलवायु क्षेत्रों के बारे में जो है डिटेल में आपको जानकारी मिलने की आवश्यकता जो है यहाँ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो भारत की विशालता व अनेक स्थलाकृति विशिष्टताओं के कारण भारत का विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभाजन कर पाना एक कठिन कार्य है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो भौगोलिक विषमता के कारण यहाँ पर काफी जो है वेरिएशंस जो है जलवायु में देखने को मिलेंगे। सभी जो है जलवायु पे कारक जो है मैंने बताया, जैसे कि जो टेम्परेचर होता है, अक्षांश होता है, फिर जेट स्ट्रीम या फिर बहुत सारे जो कारक मैंने आपको बताया वो सभी जो है भारत की जलवायु पर जो है इफेक्ट डालते हैं। इसलिए जो जलवायु क्षेत्रों का विभाजन करना वैज्ञानिकों के लिए भी जो है काफी डिफरेंट जो है यहाँ पर
पड़ता है, ठीक है। उनके लिए भी जो कठिन कार्य रहे हैं। और जलवायु क्षेत्रों में विभाजन का आधार मुख्यतः वर्षा की मात्रा और तापमान को बनाया गया है। तो फिर भी यहाँ पर जो जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है दोस्तों, उसमें जो है वर्षा की मात्रा यानी कि कितनी वर्षा जो है किस इलाके में हो रही है, और जो टेम्परेचर है यानी कि किसी इलाके में ज्यादा टेम्परेचर है या फिर किसी में कम है, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो है भारत के जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। जलवायु क्षेत्रों के विभाजन के जो है निम्नलिखित प्रयास अलग अलग वैज्ञानिकों ने किए हैं। फर्स्ट है दोस्तों कोपेन का वर्गीकरण। जो कोपेन वैज्ञानिक हुए हैं जियो साइंटिस्ट, उन्होंने जो है यहाँ पर वर्गीकरण जो है भारत की जलवायु में किए हैं दोस्तों, उसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोपेन का वर्गीकरण जो है ये क्या है। कोपेन ने 1918 में भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेश विभाजन के लिए वार्षिक मासिक तापमान, वर्षा की मात्रा, स्थानीय वनस्पति को आधार माना। उन्होंने भारत की जलवायु को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि जो कोपेन जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या किया कि भारत की जो जलवायु है उनको अलग अलग जो है कारकों के माध्यम से यहाँ पर जो है इन अलग अलग भागों में जो है वर्गीकृत किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूं कि इन्होंने फर्स्ट प्रकार जो है बताया, जैसे कि अल्प शुष्क ऋतु वाले मानसून प्रकार के क्षेत्र, ठीक है। इसे शॉर्ट में AMW बोलेंगे। और ये क्या है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत मालाबार व कोंकण तट के क्षेत्र आते हैं। तो भारत का जो मालाबार और कोंकण तट जो मैंने आपको बताया है, उसका जो इलाका है उसको यहाँ पर इन्होंने इस जलवायु प्रदेश में रखा है, ठीक है। अल्प शुष्क ऋतु वाले मानसून प्रकार के क्षेत्र में शीत ऋतु प्रायः शुष्क होती है, और परंतु ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस वाले जो इलाके हैं दोस्तों, इसमें क्या होती है, गर्मी में 200 सेंटीमीटर तक जो है अधिक वर्षा होती है। वह यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी वर्गीकरण के बारे में जो डिटेल में आपको बताऊं दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पर पहले आपको मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले, ठीक है। तो ये जो है कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का जो वर्गीकरण है इस मैप में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम में, तो ये है इलाका जो बांटा गया है इनके अनुसार, वो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में बांटा गया है। इसके बाद जो है हमने अभी देखा, जैसे कि यहाँ पर लघु शुष्क ऋतु वाली जो है मानसूनी जलवायु, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी इनका जो एक और प्रकार है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले इलाके में मिलेगा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली और आर्द्र शीत ऋतु जो है मानसूनी जलवायु। फिर यहाँ पर आपको ये उड़ीसा के इलाके मिलेगा उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, और फिर शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु इस इलाके में हमारे MP के नॉर्थ में, और फिर टुंड्रा तुल्य जो है जलवायु के बारे में, और फिर ध्रुवी तुल्य जो है जलवायु का जो हिस्सा है नॉर्थ का जम्मू कश्मीर का, उसके बारे में बांटा है। फिर यहाँ पर एक और है कि स्टेपी जलवायु के बारे में इन्होंने अलग से विभाजन किया है। और फिर यहाँ पर एक और प्रकार है दोस्तों की लघु ग्रीष्म काल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों अलग अलग जो है प्रकारों में कोपेन ने इनका वर्गीकरण किया है। सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोपेन का वर्गीकरण, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैप में भी जो है थोड़ा दिखा दिया है। नेक्स्ट जो प्रकार देखें दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग आता है। यहाँ शीत ऋतु व ग्रीष्म जो शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्दी गर्मी और शीत और ग्रीष्म ऋतु में दोनों में जो है वर्षा होती है इस इलाके में। नेक्स्ट है कि दीर्घावधि ग्रीष्म ऋतु वाले शुष्क मानसून प्रकार के जो क्षेत्र हैं, तो कोरोमंडल तट पर ऐसी जो है जलवायु आपको देखने को मिलेगी, और शीत ऋतु में इन स्थानों पर वर्षा होती है। वह उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जो है जलवायु यहाँ पर मिलेगी। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो क्षेत्र है, इसमें अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आपको मिलेगा राजस्थान व हरियाणा के कुछ भाग यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ ग्रीष्म काल में साधारण वर्षा होती है। वह अर्ध मरुस्थलीय जो शुष्क जलवायु पाई जो है यहाँ पर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जो है जलवायु क्षेत्र, इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा क्षेत्र है वो आता है, और इन क्षेत्रों में तापमान जो है अधिक और अत्यंत जो है कम वर्षा देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र, भारत के मैदानी क्षेत्र इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा व शीत ऋतु जो है शुष्क होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है प्रकार के बारे में आपको डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। और नेक्स्ट है दोस्तों की शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो है जलवायु, भारत के उत्तरी पूर्वी जो है क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु जो है आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ जो है सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु वाले क्षेत्र की बात करें इनके अनुसार, तो इसके अंतर्गत कश्मीर व
निकटवर्ती जो है पर्वतमालाएं आती हैं। यहाँ जो है सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके जो है विभिन्न प्रकार आपको देखने को मैंने डिटेल में बता दिए हैं। और टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु वाला इको क्षेत्र है, यह आपको मिलेगा उन पर्वतीय क्षेत्रों में। ऐसी जलवायु पाई जाती है जहां तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, व ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचलों में ऐसी जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी जो है 9 प्रकार जो है कोपेन ने बांटे हैं हमारे भारत की जलवायु के प्रदेशों को अलग अलग क्षेत्रों में, वो सभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि त्रिवार्था का वर्गीकरण। ये दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने भारत की जलवायु को जो है बांटा है। तो इनके अनुसार भी हम भागों को देख लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एमपी में क्वेश्चन देखने को मिले एमपीपीएससी में कि कोपेन का वर्गीकरण कीजिए या त्रिवार्था का वर्गीकरण कीजिए, तो वहां पर फिर इन्हीं को लिखना होगा। और अगर मान लीजिए कि सिर्फ इतना सा आ जाए कि आपको भूगोल में कि भारत की जो जलवायु प्रदेशों को आप वर्गीकरण जो है कीजिए, तो वहां पर आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि आप कोपेन का वर्गीकरण बताएंगे या फिर त्रिवार्था का या फिर अन्य का। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल जो है यहाँ पर हम जो है पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं, इसलिए ये सभी जो है आपके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग में मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, तो त्रिवार्था ने भारत के जलवायु प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। भारतीय जलवायविक जो क्षेत्रों में किए गए अभी तक से सभी वर्गीकरणों में त्रिवार्था द्वारा किया गया वर्गीकरण अधिक संतोषजनक है। वस्तुतः त्रिवार्था द्वारा किया गया वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण का ही सुधरा हुआ रूप है, यानी कि उनके द्वारा जो है इसमें कुछ सुधारा किया गया है। और त्रिवार्था में संपूर्ण भारत को 4 भागों यानी कि 4 वर्गों में ABC और H प्रकार में विभाजित किया है। तो त्रिवार्था ने दोस्तों भारत को संपूर्ण वर्गों को 4 भागों में जो है बांटा है, A, B, C और H में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां का तापमान उच्च बना रहता है, जहां ज्यादा टेम्परेचर होता है, उष्णकटिबंधीय जो इलाका है उसको इन्होंने A प्रकार की जलवायु कहा है। B प्रकार की जो है उसमें उच्च तापमान किंतु निम्न वर्षा जो है युक्त वाला जो है शुष्क जलवायु का जो और क्षेत्र है उसको जो है इन्होंने बी श्रेणी में रखा है। फिर सी प्रकार का जो क्षेत्र है वह है जहां 0 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के जो मध्य निम्न तापमान जो है युक्त शुष्क सर्दी वाली जो है जलवायु विद्यमान रहती है। तो ये इन्होंने अलग अलग श्रेणियों में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इनको बांटा है दोस्तों। और वहीं जो है एच प्रकार जो है पर्वतीय जलवायु का संकेतक है। ठीक है, तो पर्वतीय जलवायु का संकेत यानी कि पर्वतीय के इलाके में जो जलवायु किस प्रकार से उसको एच श्रेणी में इन्होंने रखा है। और ए बी सी प्रकारों को पुनः उप विभाजित जो है इन्होंने किया है। ठीक है, तो ए बी सी जो प्रकार है इनको वापस से अलग अलग जो है वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया है। इस प्रकार जो है यहाँ 7 प्रकार के जलवायु जो है क्षेत्रों में इन्होंने बांटा है। अब इन जो है अलग अलग क्षेत्रों को हम जो है यहाँ पर थ्योरी में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैप में तो आप इनको जो है इन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो है डिनाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी तटीय मैदानों, सह्याद्री, असम के कुछ भागों में आपको पाए जाएंगे। और इन जो है क्षेत्रों का तापमान सदैव उच्च रहता है, ज्यादा टेम्परेचर इस इलाके में मिलेगा तथा कभी कभी यहाँ की जो सर्दियों में भी 18.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता। अप्रैल एवं मई के तापमान में 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ये दोनों महीने जो है इन क्षेत्रों के सर्वाधिक गर्म महीने माने जाते हैं। मौसम में वर्षा काफी अधिक होती है और यहाँ जो है मई से नवंबर तक जो है लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वालों जो वन है उसके बारे में डिटेल। फिर आगे दोस्तों की उष्णकटिबंधीय जो है सवाना। तो ये जलवायु के बारे में जो है बात करें तो इस प्रकार की जो जलवायु है आपको पश्चिमी घाट के पवन विमुखी पार्श्व के अर्ध शुष्क क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि पश्चिमी घाट का वो वाला इलाका जहां पर जो है पवन की जो है दिशा के विपरीत जो है शुष्क क्षेत्र जो एरिया है ड्राई एरिया, उसको छोड़कर जो है अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये जो है जलवायु आपको मिलेगी। यहाँ सर्दियों के दौरान औसतन 18 डिग्री सेल्सियस जो है, गर्मियों के दौरान 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ जो है तापमान कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है पहुंच जाता है। जून से सितंबर तक जो है यहाँ पर वर्षा होती है और यद्यपि दक्षिण में यह दिसंबर माह के अंत तक होती रहती है। ठीक है, और वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो असमान है। पश्चिम में जहां 76 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहीं पूर्व में 150 सेंटीमीटर की जो है वर्षा होती है। तो ये सभी जो है प्रकार जो है त्रिवार्था ने डिसाइड किए हैं दोस्तों कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भारत के जलवायु प्रदेश को बांटा है। नेक्स्ट जब हम बात करें उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के बारे में, ये है कि अत्यधिक वर्षा वाले इस जलवायु क्षेत्र में मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक,
और आंतरिक तमिलनाडु तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं वो इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान का जो वितरण है वो विषमतापूर्ण है, यानी कि टेम्परेचर अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि दिसंबर में 20 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तथा मई में 32 डिग्री सेल्सियस तक जो है रहता है। ये दोनों महीने इन क्षेत्रों के क्रमशः सबसे ठंडे और गर्म महीने हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, अतः यह क्षेत्र भारत के अकाल प्रभावित जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है डिटेल्स आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी चाहिए दोस्तों, और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी मदद से आप जो है इसको बार बार जो है रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हैं दोस्तों कि उष्ण कटिबंधीय एवं जो है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। इस प्रकार की जलवायु जो है आपको मिलेगी पंजाब, थार मरुस्थल, उत्तरी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान में जो है पाई जाती हैं, और यहाँ 12 डिग्री जो सेल्सियस है वो जनवरी में मिलेगा महीने में, और 35 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो जून के मध्य में आपको टेम्परेचर मिलेगा। ये दोनों जो है महीने वर्ष के क्रमशः सबसे ठंडे और गर्म महीने हैं इस इलाके के, और यहाँ का जो अधिकतम जो तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस जो है तक भी पहुंच जाता है, और यहाँ की जो है 30 डिग्री से 35 सेंटीमीटर जो है वर्षा तक जो है होती है, साथ ही अत्यधिक जो है अनियमित भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो इतनी तो होती है, बाकी जो है अनियमित वर्षा भी यहाँ पर जो इस इलाके में होती है। और नेक्स्ट जब हम बात करें प्रकार की उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जो है प्रदेश, ठीक है, तो यह जो है जलवायु राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों तथा कच्छ के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ का जो तापमान है औसतन उच्च रहता है, और इस अलग अलग जो है यहाँ पर जो डिटेल है, जैसे कि मई और जून यहाँ के सबसे गर्म महीने हैं। सर्दियों में तापमान उत्तर की ओर घटता जाता है। वार्षिक वर्षा जो है औसतन 30 सेंटीमीटर होती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में 12 डिग्री जो यहाँ पर सेंटीमीटर जो है वर्षा भी जो है कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, और इन पर आंसर राइटिंग भी जरूर कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों नेक्स्ट की शुष्क शीत ऋतु, शुष्क जो है शीत युक्त आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है, इसको एरिया मिलेगा आपको दोस्तों दक्षिणी हिमालय के बड़े क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय एवं जो है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी के पूर्वी तथा उष्ण कटिबंधीय सवाना के उत्तर में पंजाब से असम तक का जो क्षेत्र है यह जलवायु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में भी यह जलवायु पाई जाती है, और यहाँ जो है सर्दियां सौम्य होती हैं, यानी कि जो सर्दियां होती हैं वो अच्छी रहती हैं। फिर है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो है ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती हैं, किंतु पूर्व में थोड़ी सौम्य हो जाती हैं, और मई जो है और जून जो है सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर से 254 जो है सेंटीमीटर तक होती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों इसका वर्गीकरण में कि पर्वतीय जलवायु जो एच प्रकार में डिवाइड किया है इन्होंने। तो एच प्रकार की जो जलवायु हिमालय जैसे 6000 मीटर या उससे जो अधिक जो ऊंचाई वाले पर्वतीय जो इलाके हैं वहां पर जो है पाई जाएगी ये जलवायु, और यहाँ जो है धूप युक्त जो है तापमान यानी कि टेम्परेचर एवं जो चयनित जो है ढालों के तापमान के मध्य स्पष्ट विभाजन रहता है। ठीक है, तो दोनों का जो है टेम्परेचर वो अलग अलग विभाजित रहता है। और नेक्स्ट जो प्रकार है हिमालय पार पट्टी, जो कि पश्चिमी हिमालय के उत्तर में जो है इन्होंने बताई है, और इसकी जो जलवायु शुष्क एवं जो है ठंडी है। यहाँ छितरी हुई और अविकसित प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। सर्दियां काफी ठंडी होती हैं और वर्षा जो है अपर्याप्त होती है। प्रतिदिन और वार्षिक तापमान जो है यहाँ का उच्च रहता है। तो दोस्तों ये सभी जो है 8 प्रकार त्रिवार्था ने डिसाइड किए हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है भारतीय जो जलवायु प्रदेश है इनको बांटा गया है। और आगे बढ़े दोस्तों कि हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है जहां अत्यधिक ठंड से रक्षा करती है, वहीं दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें के प्रवेश को भी सुगम बनाती है। यहाँ 1000 से लगभग जो है 2000 जो है मीटर या अधिक जो है ऊंचाई वाली जो है ढालों पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और महोदय आते हैं थार्नथवेट। इन्होंने जो है भारत के जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण जो है इन्होंने भी किया है, तो ये भी हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। इनके बारे में जाने दोस्तों कि यह जलीय संतुलन की अवधारणा पर आधारित है। तो इनका जो वर्गीकरण है जलवायु प्रदेश को बांटने का, वो जल के संतुलन के आधार पर इन्होंने रखा है। ठीक है, तो त्रिवार्था जी ने जो रखा है वो टेम्परेचर और वर्षा के आधार पर रखा है। इन्होंने जल की संतुलन के आधार पर इनको डिसाइड किया। यदि किसी स्थान पर होने वाली वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण या वाष्पोषण की प्रक्रिया में खर्च हुए जल की मात्रा से कम रहती है, तो वह स्थान जो है जल की न्यूनता रखता है। तो इन्होंने दोस्तों 2 टर्म्स बताई हैं जल की संतुलन की जो अवधारणा है इसमें, कि जो जल की न्यूनता है उसके आधार पर, और एक और होगा यहाँ पर कि जल की अधिशेष की मात्रा के आधार पर। तो जो जल की न्यूनता है वो क्या है, यानी कि जो जितनी भी वर्षा होती है दोस्तों, अगर उससे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण जो होती है हर साल जो है मानसून से पहले जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है वर्षा की जो मात्रा है उससे जो है
ज्यादा जो है वाष्पीकरण जो है जल की मात्रा हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो जल की न्यूनता में उन्होंने इसे काउंट किया है। और यदि यदि जो यह आवश्यकता से अधिक हो जाती है, यानी कि जो जल की मात्रा है वो वर्षा में ज्यादा हो जाती है, यानी कि जो जल की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस यानी कि अधिशेष की कंडीशन। ठीक है, तो स्थिति जो है इन्होंने बताई है दोनों कंडीशन, जल की न्यूनता वाली और अधिशेष यानी कि सरप्लस की कंडीशन। थार्नथवेट द्वारा जल अधिशेष, ठीक है, जल सरप्लस एवं जो है जल न्यूनता की जो मासिक मात्रा निश्चित करने के लिए एक सूत्र का विकास किया है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों को बताने के लिए जो है मासिक मात्रा के लिए एक सूत्र विकसित किया है। वर्ष के सभी जो है महीनों में जल अधिशेष से प्रभावित क्षेत्र आर्द्र जलवायु के अंतर्गत तथा वर्ष के सभी महीनों में जल न्यूनता से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र शुष्क जलवायु के अंतर्गत रखे गए हैं। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा जल न्यूनता एवं जल अधिशेष की मात्रा के आधार पर कई अन्य प्रकार के जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया है। ठीक है, तो इन्होंने दो प्रकार से जलीय संतुलन को डिसाइड किया है दोस्तों, जल की न्यूनता के आधार पर और जल की अधिशेष के आधार पर, और उसी के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण भी किया है। तो यहाँ पर थार्नथवेट ने जो है अलग अलग वर्गीकरण जो है बताया है, जैसे कि इन्होंने जलवायु प्रदेश जो क्षेत्रों की को वर्णन किया है, उसमें है फर्स्ट अति आर्द्र, जिसे ए श्रेणी में रखा गया है, फिर उसके बाद आर्द्र बी, फिर नम उपाद्र C2 और शुष्क उपाद्र C3 में, और अर्ध शुष्क जो है उसको D में और शुष्क को E में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि जो थार्नथवेट हैं इन्होंने भी जो है विभाजन किया है जलवायु प्रदेश का। तो यहाँ पर हम एंडिंग में आ चुके हैं। मैं जानता हूं कि थोड़ा टॉपिक बोरिंग भी हो सकता है, हमारे जो है माइंड से आपको जो है ऊपर से भी जा सकता है। ये क्लाइमेटोलॉजी जो है हिस्सा ही ऐसा है दोस्तों जियोग्राफी का, और उसमें भी जो है मैंने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़ाई है, उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी में ये चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे जो है आप सहायता जरूर कीजिएगा इस मामले में। तो यहाँ पर इसको हम दी एंड करते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ए प्रकार की जो जलवायु है वो आपको मिलेगी इनके अनुसार गोवा के दक्षिण में, पश्चिमी तट के साथ साथ तथा उत्तर पूर्वी जो है भारत के कुछ भागों में आपको ये जलवायु मिलेगी। बी प्रकार की जो जलवायु उन्होंने बताई है वो ए से जुड़े तटीय क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपना प्रभाव दर्शाती है। C2 जो प्रकार की जलवायु है ये पश्चिमी तट के साथ साथ ओडिशा पश्चिम बंगाल में अनुभव की जा सकती हैं, और गंगा की जो घाटी एवं मध्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग C1 की जो है जलवायु से प्रभावित रहते हैं। प्रायद्वीप पठार के आंतरिक भाग पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में डी प्रकार की जलवायु के चिन्ह प्राप्त होते हैं, और ई प्रकार की जो जलवायु के प्रभाव को सौराष्ट्र एवं राजस्थान में जो है देखा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे आज के टॉपिक का दी एंड होता है, और ये थोड़ा सा क्लास जो है वो काफी कठिन रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। फिलहाल जो है आप इसको एक दो बार रीड जरूर कीजिएगा, तब आपको जो है इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और अगर मेरी जो है क्लास आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि जो है हमारी आने वाली जो वीडियोस की मैं क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रूव कर सकूं। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।